So, namaskar and welcome back to another class. Today we're going to be talking about diversion and application. पर उससे पहले हम शुरुआत में let us just quickly revise what we've done. In the last lecture we talked about straight line method for power generating units. हमने कहा था power generating units को एक ऑप्शन होता है straight line method अप्लाई करने में, और अगर वो straight line method के रेट अप्लाई करेंगे वो एक्चुअल कॉस्ट पे करेंगे. If they sell the asset that has been depreciated at straight line method in the first year, तो उस समय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा. और अगर फर्स्ट ईयर को छोड़ के बेचा तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता. आपने जितने का खरीदा था 8 लाख का, डिप्रिसिएशन ले ली थी 80,000 की, आपकी WDV आ रही थी 7,20,000. इफ यू सेलेक्ट फॉर लेस देन 720, जैसे 6 लाख का बेचा तो 120 इज टर्मिनल डिप्रिसिएशन. पर अगर आपने 720 से ज्यादा का बेचा और 8 लाख से कम का बेचा, 780 का बेचा, देन डेप्रिसिएशन जो आपने 80,000 की क्लेम करी थी वो रिवर्स कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000. तो 780 माइनस 720 60,000 का रिवर्स कर देंगे. पर अगर आपने कॉस्ट से ज्यादा का बेचा, विच इज 12 लाख का बेचा, तो 8 लाख से ऊपर जो भी प्रॉफिट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और 80,000 विल बी रिवर्स्ड एज बिजनेस रिसीट एंड दैट विल बी कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज. Then we went on to a very interesting concept of mutuality. Mutuality means you cannot earn money by selling anything to your own self. और इसी कॉन्सेप्ट को जब बड़ा करते हैं we call it a mutual concern. एग्जाम्पल्स हो गए सोशल क्लब्स के, प्रोफेशनल एसोसिएशंस के, ट्रेड एसोसिएशंस के, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के, जहां पर कुछ लोग मिल के एक एसोसिएशन बनाते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और वहीं से बेनिफिट उनको मिलते हैं, विच मीन्स द कंट्रीब्यूटर्स एंड द बेनिफिशियरीज आर आइडेंटिफाइबल एज अ क्लास. अब ऐसे केस में जो मेंबर से इनकम हो रही है वो एग्जेम्प्ट होगी, और अगर कोई आउटसाइडर से इनकम हुई तो वो टैक्सेबल हो जाएगी. But before we even talk about taxability, we need to determine whether the entity is a mutual concern or not. और mutual concern के कुछ रूल्स हैं. पहला, बिजनेस नहीं कर रहा होना चाहिए आउटसाइडर्स के साथ. हाँ, अगर आउटसाइडर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन करिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स वो चलेगा, पर आप बिजनेस नहीं कर रहे. इनकॉर्पोरेशन इररिलेवेंट है, आप कंपनी बनाए, फर्म बनाए, ट्रस्ट बनाए, एओपी बनाए, बात एक ही. Members should be owner members, which means they should have a right to participate in the decision making. And there should be no distribution of profits. Profits should be used for the benefit of the members as well. यहां पर हमने कई बातें करी, और सबसे पहली बात यह थी कि इवन द एनुअल वैल्यू, जैसे हमने चेम्सफोर्ड क्लब का जजमेंट करा कि एक क्लब हाउस की एनुअल वैल्यू होती है बिकॉज इट इज नाइदर सेल्फ ऑक्युपाइड नॉर यूज फॉर बिजनेस, तो टेक्निकली ये डीम लेट आउट मान के टैक्सेबल होनी चाहिए. पर चेम्सफोर्ड क्लब की जजमेंट ने बोला even the annual value of the clubhouse will fall within the ambit of mutuality. Mutual concerns अगर आउटसाइडर से पैसा कमाती है, जैसे बैंक में ब्याज एफडी करा दी, ब्याज आया, वो टैक्सेबल होगा. मेंबर से जो कमाया वो एग्जेम्प्ट होगा. नॉन म्यूचुअल कंसर्न, चाहे मेंबर से कमाए चाहे आउटसाइडर से कमाए, वो तो सारा कुछ ही टैक्सेबल है. बट म्यूचुअल कंसर्न में एक स्पेसिफिक म्यूचुअल कंसर्न है, ट्रेड, प्रोफेशनल और अदर एसोसिएशन अगर ये स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू देयर मेंबर्स, उससे जो पैसा कमा रही है वो टैक्सेबल होगा. और यहां पर आ जाता है 44A टू गिव एन एक्सेप्शन कि एग्जेम्प्ट लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम. तो उन्होंने बोला नॉन स्पेसिफिक सर्विस, जो नॉर्मल सर्विस होती है, जो एग्जेम्प्टेड होती है, उसमें अगर सरप्लस आया तो एग्जेम्प्ट है, डेफिशिएंसी आई तो उस डेफिशिएंसी को आप सेट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम द टैक्सेबल टोटल इनकम अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम. और पहले बिजनेस सेट से होगी और बाद में अदर सोर्सेज से होगी, और अगर फिर भी बच गई तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. यहाँ पर एक और जजमेंट का जो मैं याद कराऊंगा विल बी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, फ्लैट्स है, और उन फ्लैट्स में एक रूल है कि जो इनकमिंग मेंबर होता है वो भी कुछ पैसा देगा और आउटगोइंग मेंबर अपने प्रॉफिट का हिस्सा देगा. तो जो इनकमिंग मेंबर है उससे भी जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन आ रही है, दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ मेंबर एंड दैट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी का. तो मैं इसको एक बार अपलोड कर देता हूं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन. तो ये डाइवर्जन और एप्लीकेशन है क्या? अब एक बार आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक 10-12 साल पहले, पेपर में 2 सवाल आए थे, 7 मार्क्स ईच. वन वाज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टैक्सेबिलिटी. दूसरा सवाल था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टैक्सेबिलिटी.
दिस वाज 7 मार्क्स ईच। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये करा रहा हूं तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और वैसे भी बच्चों, आप लोग सीए बन रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, अरे डाइवर्जन और एप्लीकेशन पता तो होना चाहिए ना। अगर किसी ने पूछ लिया और आपको नहीं आता हुआ तो भाई बहुत अजीब सी बात हो जाती है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए टैक्स की बातें नहीं आते और लगेंगे अपने को सिर्फ 15 मिनट। अब सर इसमें है क्या? देखो, दो बातें हैं, सिंपल सी बात करूंगा। डाइवर्जन मतलब पैसा आया पर तेरा नहीं था, तो तेरे को टैक्स कैसे लग सकता है? इट इज लाइक सेइंग, मेरा दोस्त कहता है कि भाई मेरे को पेमेंट आनी है, मेरा ना गूगल ड्राइव, मेरा जीपे चल नहीं रहा है, तो एक काम कर, अपने अकाउंट में ले ले, फिर मेरे को दे दियो। तो मेरे पास पैसा रिसीव तो हो गया पर मेरा तो है नहीं ना, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन। तो डाइवर्जन वो पैसा है जो मेरे पास आया पर मेरा है नहीं, और इस पे मुझे टैक्स नहीं लगना चाहिए। एप्लीकेशन क्या होता है? अब मैंने एक बुक लिखी है, मेरे को रॉयल्टी आती है, और मैंने आगे दो सीए रखे हुए हैं जिनको मैं पैसा देता हूं, ये है एप्लीकेशन, खर्चा। अब एप्लीकेशन की मुझे डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी विल डिपेंड अपॉन द हेड ऑफ द रूल्स ऑफ द हेड, जहां पर मेरी इनकम जा रही है। तो मोटा मोटा ये है डाइवर्जन और एप्लीकेशन। पर ये कॉन्सेप्ट हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक लेट्स से सर्कस चला रहा हूं। मैं कहता हूं सर्कस में जो एंट्री टिकट है वो है 20 रुपए की, और मैंने एक संस्था के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एनजीओ के साथ, कि भाई 20 रुपए में से 5 रुपए आपको देंगे। और उस एनजीओ ने बहुत सारे लोग भेजे सर्कस में। अब क्या हुआ? 20 रुपए की टिकट में से 5 रुपए मैंने ट्रस्ट को देने हैं, तो क्या ये डाइवर्जन है या ये एप्लीकेशन है? अभी तुम आंसर मत करो, पहले सवाल सुनो। एक बंदे की डेथ हो जाती है, उसका घर किराए पे चढ़ा हुआ। डेथ के बाद उसने ये घर अपने बेटे के नाम कर दिया, पर एक कंडीशन डाल दी कि किराए का 40% हिस्सा तू मम्मी को देगा। मतलब घर बेटे के नाम कर दिया पर किराए का 40% हिस्सा मम्मी को देना। अब बेटा कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, तो 40% तो मम्मी को जाना। ये तो डाइवर्जन है, तो मेरी इनकम में तो आनी 60,000 चाहिए, क्योंकि बेटा अगर 1 लाख इसकी इनकम में आ गया, जो मम्मी को जा रहा है 40%, उसकी डिडक्शन थोड़े मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी एड में। पर अगर डाइवर्जन होगा तो फिर उसकी इनकम ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं डाइवर्जन और एप्लीकेशन में। तो आइए, एप्लीकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मनी earned by the assessee. Application is expenditure incurred by the assessee out of the money received or earned by him. For example, the person may use the money for personal expenses like for running of house, for shopping, for entertainment, for investments to earn further income. However, while calculating income under the relevant head, such application will be allowed as a deduction from the receipts only if the relevant head allows a deduction for application or expenditure under the provisions of the Act. For example, X earns 10 lakhs from salary and spends 4 lakhs during the year for his household expense. ये तो अलाउ नहीं होगा। And 3 lakh on purchase of car, depreciation भी नहीं मिलेगी, and saves 3 lakhs. Very good. तो पर 10 लाख में से आपको सिर्फ क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। So you will only get a standard deduction which is either 50,000 under old scheme or 75,000 under 115 BSE. अब आते हैं more important concept which is diversion. When there is an overriding title at the source, अंग्रेजी बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। When there is an overriding title at the source, यानी जहां से पैसा आपको ओरिजिनेट हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम पे, वहीं से डाइवर्ट हो रहा है, तो इसको डाइवर्जन मानेंगे। Overriding title at source from which the income is earned, then the amount is said to be diverted. Diverted money is not treated as income of the recipient. फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों ने मिल के किताब लिखी और एग्रीमेंट में भी दोनों का नाम है, पर पब्लिशर ने पूरा चेक मेरे नाम दे दिया और मैंने 50% दूसरे ऑथर को दे दिया। तो जब मेरे पास पूरा 100% अमाउंट आया, तो क्या वो मेरी सारी इनकम है जो मैंने अपने ऑथर को दिया? क्या वो मेरी एप्लीकेशन है या डाइवर्जन है? डाइवर्जन है, क्योंकि यहां पर अर्निंग सोर्स पे ही मेरा तो था नहीं, वो तो उसने, पब्लिशर ने मुझे चेक दे दिया, अदरवाइज बनता तो दोनों का था, आधा आधा। Thus, where a person receives any money which was not earned by him and does not belong to him, then the same shall not be treated as his
इनकम तो मोटा ये वाली बात है, आपके पास पैसा मिला है बट आपने कमाया नहीं है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जन। For receipt to be said to have been diverted, the following need to be fulfilled. The money received is not earned by him or earned by him, but there is a direction by law. अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल दी, डायरेक्शन बाय लॉ डाइवर्टिंग द इनकम अर्नड बाय हिम टू समवन एल्स। अब यहां पर एक बात है, या तो तुमने कमाया नहीं, वो तो एक बात होगी, या तुमने कमाया पर लॉ ने कोई डायरेक्ट करा हुआ है कि ये तो तुम्हारा है ही नहीं। He says, but someone else. But when after the receipt of income by the assessee, the same is passed on to the third person in discharge of the obligation of the assessee. It will be a case of application of income by the assessee and not of diversion by overriding title. बोल गया ना अंग्रेजी, क्या बोल गया? कहता पर अगर रिसीट के बाद आपने कोई अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए पैसा पेमेंट करा है, तो वो फिर डाइवर्जन नहीं होगा, वो तो एप्लीकेशन होगा। तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, छोटे सिंपल एग्जाम्पल्स, X received 50,000 for writing an article in the CA journal. He pays 5,000 to his employee Y for helping him with the same. I'm sure you'll tell me ये तो application है sir. X and Y earn 50,000 for writing an article in the CA journal. X receives the entire amount by check in his account and thereafter he pays 25,000 to Y. This is diversion because दोनों ने मिलकर लिखा है और एग्रीमेंट में भी दोनों का नाम है। तो वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, और ये जजमेंट कई बार पेपर में भी आई है, सीआईटी वर्सेस सुनील जे किनारीवाला, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2003 की है। इसमें क्या हुआ था, एक बार पूरे फैक्ट्स पढ़ते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड एनालाइज इट। द फैक्ट व्हिच गेव राइज टू दीज क्वेश्चंस मे बी नोटिस्ड हियर। द असेसी इज अ पार्टनर इन अ फर्म। तो चलिए इसका ले लेते हैं, ये असेसी है एंड ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ये फर्म है एंड दिस गाय इज अ पार्टनर। पता नहीं, मुझे ऐसे डायग्राम बना के ज्यादा समझ में आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी देख लो। अगर ऐसा आपको ज्यादा समझ में आए ना, तो पेपर में भी जब पढ़ रहे हो ना, तो साइड में स्क्रिबलिंग में डायग्राम बना लिया करो। इट इज वेरी, आई एम टेलिंग यू, द ब्रेन वर्क्स लाइक दिस, कि जैसे ही हमें इमेज दिखता है, अपने को समझ में ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाता है, बिकॉज टू सेंसेस आर वर्किंग। वन इज द विजन and the of course is the brain which is obviously going to interpret the images much better than the plain text. मैंने आपको शुरू में बताया था, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ब्रेन में डेटा इमेज फॉर्म में स्टोर होता है, so it understands images much better than text. चलिए, assess is a partner in a firm known as Kinariwala RJK Industries Ahmedabad. He was having 10% share therein. On December 27, 1974, he created a trust. इसने एक ट्रस्ट बना दी, सुनील जीवनलाल किनारीवाला ट्रस्ट। ओके, ये ट्रस्ट बना दी बाय अ डीड ऑफ सेटलिंग, by deed of settlement assigning 50% out of his 10% right, title and interest as a partner in the firm and a sum of rupees 5,000 out of his capital in the firm in favor of the trust. यानी उसने बेसिकली अपना 50% यानी 5% उसने ट्रस्ट को दे दिया। देर आर 3 बेनिफिशरीज ऑफ द ट्रस्ट। वन इज ब्रदर्स वाइफ, ब्रोज वाइफ है, वन इज नीस एंड द अदर इज मदर। तो 3 लोग ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं। इन द असेसमेंट ईयर 75-76 he claimed that 50% of the income attributable to his share of the firm should transfer to the trust, resulting in diversion of income at source. You know, let me first explain this to you. So for example, एक लॉयर है, दोनों बातों को आराम से समझेंगे। लॉयर ने सर्विस दी है क्लाइंट को, और क्लाइंट को बोला कि भाई ये मेरी ट्रस्ट है, आप पैसा ट्रस्ट में डाल दीजिए। यानी आपने सर्विस दी है और पैसा मिल गया ट्रस्ट को। So let's say 50 lakh rupees was transferred by the client to the trust. अब लॉयर कहता है जी ये तो मेरी इनकम ही नहीं है, ये तो गलत बात होगी भाई। यहां पर पहले
50 लाख रुपया इसकी इनकम होगी और इसके हाथ में, क्लाइंट के हाथ में ये 50 लाख रुपीस जो होगा खर्चा होगा और इस पे उनको 194 जे में टीडीएस भी काटना है। यानी आप ऐसे क्लबिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अब लॉयर ने डोनेशन दिया बेटा ट्रस्ट को, तो इसको हम 80 जी में देखेंगे कि डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्रस्ट के हाथ में ये 50 लाख रुपया रिसीट हो गई और ट्रस्ट को हम देखेंगे, अगर ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन ले हुई है सेक्शन 12 AB में, then it can claim this as exempt by fulfilling conditions of 11, otherwise this will be taxable. सर एक चीज बताइए सर, दोनों का हाथ, पहले लॉयर के हाथ में टैक्सेबल हो गया, फिर ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो गया, क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं हो गया? अरे एट फाइनल लेवल मुझे पता तुम ऐसी बातें नहीं करोगे, सेपरेट पर्सन है ना यार। क्लाइंट ने कमाया है, क्लाइंट से कमाया है, तो ये तो आपकी इनकम होगी ना, और क्लाइंट ने फीस दी है तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर कल को तुम बोलो भाई इसने डोनेशन दे दी है, तो डोनेशन पे थोड़ा टीडीएस कटता है। तो प्लीज ट्रीट टू मर्ज ट्रांजैक्शंस एज सेपरेट ट्रांजैक्शंस, और दोनों ट्रांजैक्शंस का टैक्सेबिलिटी अलग अलग आएगा, तो इसको ध्यान में रखो। अब हम चलते हैं यहां पर, समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग, बट लेट अस सी व्हाट इज द जजमेंट। He says the same could not be included in his total income for the purpose of his assessment. The income tax officer rejected the claim on the view that it was a case of application of income and not diversion of income at source. He also found that Section 60 of the Act was attracted as only income without transfer of asset was settled. तो ये भी कह रहा है कि भाई आपने ये जो ट्रांसफर करा है ट्रस्ट को, इस ट्रस्ट से जो इनकम हो रही है ये आपके हाथ में क्लब होनी चाहिए। अभी बात करते हैं क्लबिंग की। 60 में बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ इनकम, कहता है it was attracted, section 60 of the act was attracted as only income without transfer of asset was settled. हालांकि I don't agree because उसने अपनी right दे दी है। The High Court, relying on the judgments of this court in Commissioner of Income Tax, Madras versus Bhagya Lakshmi and Company, and Muralidharan Himmat Singha and ANR versus Commissioner of Income Tax, Calcutta, Hey Bhagwan, held that on assignment of 50% share of the assessee in the firm, it became the income of the trust by overriding title and it could not be added to the total income of the assessee. In that view of the matter, the aforesaid questions number 1 to 3 were answered in the affirmative in favor of the assessee and against the revenue. अब यहां पर क्या हुआ, एक वर्ड होता है इररेवोकेबल ट्रस्ट, इररेवोकेबल ट्रस्ट। आपने अपनी ट्रस्ट को एक इररिवोकेबली अपने 5% शेयर डाल दिए, विच नाउ बिकम्स पार्ट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। दिस पार्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। सो व्हेन यू क्रिएट अ ट्रस्ट, आप अपने कोई एसेट ट्रांसफर करते हो, जैसे लैंड कर दिया, बिल्डिंग कर दिया, शेयर्स कर दिया इररिवोकेबली, तो ट्रस्ट डीड बनेगी और ट्रस्ट डीड में लिखा होगा कि भाई सुनील जे किनारी वाला ने अपने फर्म के 5% शेयर्स ट्रस्ट को दे दिए। Now this becomes property of the trust, and as per judgment, it is overriding title, overriding title, and this is by law. यानी एक बार आपने ट्रस्ट को दे दिए तो अब ये आपके नहीं हुए, ये 5% तो गया ही ट्रस्ट को है, तो किनारी वाला जी के हाथ में 5% इनकम टैक्सेबल होगी और ट्रस्ट के हाथ में 5% इनकम टैक्सेबल होगी। दिस इज डाइवर्जन बाय लॉ। सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हियर? देखो यहां पर ना सर्विसेज का पैसा है जो लॉयर ने प्रोवाइड करा, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, कोई एसेट नहीं है जो उसने ट्रांसफर किया। सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट केस दैट वी हैव डन। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसको आप याद करोगे, इससे अपने को ओवरराइडिंग टाइटल बाय लॉ का मतलब समझ में आता है। और करते हैं दो चार एग्जांपल। आई एम टेलिंग यू द मोर एग्जांपल्स वी डू, द बेटर आवर अंडरस्टैंडिंग विल बी। He says diversion must be before the income accrues to the assessee. Income can be said to be diverted only when it is diverted at source, so that when it accrues, it really is not the income of the assessee but is somebody else's income. It is thus clear that where by obligation income is diverted before it reaches the assessee, it is diversion. For example, if the assessee is doing business of selling sugar, it is directed by the state government to give 10% of its receipts to the government. ये तो डायरेक्शन बाय ओवरराइडिंग टाइटल हो गया,
then 10% will be said to be diversion of income and will not be assessed in the hands of the assessee. तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन आ गई, वो तो यार उसमें तो लफड़ा ही खत्म हो गया। यहां पर क्या था, यहां पर आपका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी यू हैव वॉलंटरली क्रिएटेड द ट्रस्ट, even that he says is an overriding title. He says diversion must come by law, personal contracts cannot result in diversion. अच्छा, charity payments covered by partnership deeds are not diversion of income. So mere payment by a assessee firm of a sum to a mission on account of charity as per certain clauses in the partnership deed, यानी partnership deed में आपने लिखा भी हमारी रिसीट्स का 5% चैरिटी को देंगे. It does not amount to diversion of assessee's income to the extent of payment. Personal contracts do not override the law. आपने भलाई का काम करा, इससे डाइवर्जन नहीं हुई. अरे सर, फिर सुनील जो किनारी वाला में क्या फर्क है? अरे उसमें एसेट ही दे दिया, उसने ट्रस्ट में इररिवोकेबली ट्रांसफर कर दिया. मेरी बात समझ रहे हो? उन्होंने एसेट, हिज शेयर इन अ फर्म इज एन एसेट, 50% हैज बीन ट्रांसफर्ड. इट इज लाइक सेइंग लैंड मेरा था, मैंने 50% अपनी वाइफ के नाम गिफ्ट कर दिया है, या मैंने 50% अपने भाई को गिफ्ट कर दिया है, तो उसका हो गया ना यार. अब जो 50% इनकम आएगी वो तो उसकी होगी. तो जब मैंने एसेट ही आपको दे दिया, ट्रस्ट भी तो एक सेपरेट पर्सन है, तो वो आपका हो गया. सो दैट इज द डिफरेंस. यहां पर फर्म की इनकम में से एसेट कोई नहीं दिया, इनकम में से कहते हैं 5% देंगे. ऐसा कैसे हो गया, है ना? रेस कलेक्शंस हैंडेड ओवर टू रिलीफ फंड अंडर एग्रीमेंट अमाउंट्स टू डाइवर्जन ऑफ इनकम. अब इसको सुनते हैं क्या भाई. ये कहता है वेयर द assessee रेस क्लब conducted races under agreement with the government of Chief Minister's Rehabilitation Fund and Beggars Relief Fund, and the entire net collections were handed over to the government. It was a case of diversion. तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं दो पार्ट्स में, एसेट डाइवर्टेड, इनकम भी डाइवर्ट हो गया. इनकम डाइवर्टेड, इनकम डाइवर्टेड, यहां पर गवर्नमेंट डायरेक्शन होगा, गवर्नमेंट डायरेक्शन होगा तो डाइवर्जन है. पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन दैट इज एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा विल डिपेंड अपॉन द रूल्स ऑफ द हेड अंडर विच योर रिसीट इज असेसेबल. नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस और आया. बंदा कहता है अच्छा डाइवर्जन है, कहता ठीक है. फिर कहता भाई मैंने सेल करी है 100 lakhs की, मैंने जीएसटी कलेक्ट करा 18 लाख का. इनकम टैक्स में आप कहते हो जीएसटी शुड बी पार्ट ऑफ सेल, और फिर जब पे करूंगा तो आप 43B के हिसाब से मुझे डिडक्शन दोगे. इनकम टैक्स ने ये इसलिए करा था ना कि भाई जीएसटी अगर आप नहीं पे करोगे तो जीएसटी पे भी इनकम टैक्स लग जाएगा. तो ये कहता भाई ये तो मेरी डाइवर्जन है, देयर इज एन ओवरराइडिंग टाइटल. तो स्मार्टली जीएसटी पेमेंट ना पे करने के लिए, जीएसटी पुराने जमाने में सेल्स टैक्स वैट था, जब ये केस आया तो कहता भाई इसको तो बाहर ही बाहर रखो 18 और 18, विच बेसिकली मींस अगर उसने जीएसटी कलेक्ट कर लिया 18 और पे नहीं करा तो उसको टैक्स नहीं लगेगा अगर हम इसको रिसीट में नहीं लेते. पर बात उसकी बड़ी सही है. कहता है ये डाइवर्जन है. बात तो ठीक है भाई, है तो डाइवर्जन, क्योंकि ये जीएसटी उसके पास जब से आया है उसका थोड़ा है, उसने तो आगे डिपार्टमेंट को देना है. तो इन्होंने फट्टा एक और निकाला, स्टेट्यूटरी पेमेंट्स फॉर एम्प्लॉइज और पेमेंट ऑफ टैक्सेस इवन स्टिपुलेटेड बाय लॉ इज नॉट डाइवर्जन. लो जी, there are judgments which says amount set aside under section 15 of the Payment of Bonus Act could not be said to have been statutorily diverted towards bonus so as to be excluded from the income. कहता है जितना मैं कमा रहा हूं इसमें से 10% तो बोनस जाना है, तो ये 10% मेरी इनकम में नहीं आना चाहिए. पहले इनकम में आएगा, फिर बोनस पे करेगा तो डिडक्शन मिलेगी. Similarly, tax collections collected by the seller under enactment and then remitted to the government cannot be treated as case of diversion. तो बेसिकली आप देखते हो लॉ के फंडामेंटल्स ये तोड़ के मरोड़ के अपने हिसाब से बना देते हैं. एक तरफ कहते हैं डाइवर्जन ये होती है, फिर बाद में कहते हैं ना ये है नहीं, क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा ना. तो हम लोग समझ लेते हैं कि भाई लॉ बनाने वालों ने क्या बोला, क्योंकि आपका मेरा काम लॉ लिखना नहीं है. लॉ जैसे लिखा गया उसको समझना है और आगे जाके लोगों को एडवाइस करना है.
दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग केस एक्चुअली, जीत एंड पाल एक्सरेज, इसको भी मार्क कर लेते हैं। Where obligation to pay is attached to the source of income, it is treated as diversion. The assessee purchased a running business of a proprietorship firm, and as per sale deed, he agreed to pay 20% per annum to the wife of the proprietor. It was held. The obligation to pay such amount is attached with the very source of income, namely the going concern purchase under a sale deed, and therefore the amount paid constitutes diversion of income by an overriding title, and it is not a case of application. बेटा इसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, आपको फैक्ट्स ऑफ द केस से समझना। चलो एक केस और देता हूं। एक भाई साहब थे, उनकी अपनी वाइफ से डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही थी। जज साहब कहते हैं कि भाई तेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे 2 लाख का रेंट आता है, इसमें से 30% तू अपनी वाइफ को देगा, ठीक है। अब जज साहब ने प्रॉपर्टी बनी, जज साहब ने बोला कि तेरी जितनी भी इनकम है उसका 30% तू वाइफ को देगा। तो इसने क्या करा, अपने टेनेंट को बोल दिया कि भाई तू जितना मेरे को रेंट देता है ना, मेरे को 70% दे, मेरी वाइफ को 30% दे। और बाद में कहता है कि 30% डाइवर्टेड है, मेरे हाथ में आएगा ही नहीं। तो इसके ऊपर जजमेंट ये आई कि भाई इसमें हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर सोर्स पे लिमिट नहीं है। सोर्स हाउस प्रॉपर्टी का तूने खुद टेनेंट को बोला कि भाई तू रेंट दे, क्योंकि जज ने तेरे को बोला था कि तू अपनी इनकम का 70% दे। जज साहब ने ये नहीं बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी का 70% जाएगा। जज साहब ने बोला था तू अपनी इनकम का 70% देगा। तूने अपने टेनेंट को बोला कि 30% देगा, तो 30% वाइफ को दे। यहां पर दिस इज एप्लीकेशन बिकॉज देर इज नो ओवरराइडिंग टाइटल एट द सोर्स। प्रॉपर्टी तेरी पूरी है, 100% तेरी है, इनकम तेरी है, तू अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा है, इसको डाइवर्जन नहीं बोलेंगे। पर अगर तूने जो बिजनेस खरीदा है, बेचने वाले ने तेरा कंडीशन ही लगा दिया कि भाई तेरे को बेचूंगा ही तब जब तू इतने पैसे मेरी बीवी को देगा, दैट कैन बी सेड टू बी डाइवर्जन। तो लाइक आई सेड, ये दिमाग में नहीं दिल में आते हैं लॉ कई बार, तो इनको केस लॉस को बारी बारी पढ़ के चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखो 2009 का सवाल है, कहता है मिस्टर भार्गव, अ लीडिंग एडवोकेट on corporate law, decided to reduce his practice and to accept briefs only for paying his taxes and making charities with the fees received on such briefs. In a particular case, he agreed to appear to defend one company in the Supreme Court on the condition that he would be provided 5 lakhs for a charitable trust that he would create. He defended the company and was paid the sum by the company. He created a trust of that sum by executing a trust deed. Decide whether the amount received by Bhargav is accessible in his hands as income from profession. Yes, it is chargeable to tax as income from profession. This is the case that I explained to you, जो ऊपर हमने इसको केस करा था, ठीक है। Now, XYZ Club, a social and sports club, conducts horse races with amateur riders and charges fees for admission into the enclosure of the club at the time of races. A resolution is passed at a general meeting of the club for charging a surcharge apart from the regular admission fees, the proceeds of which are to go to local charities. Every entrant is issued 2 tickets, one an admission ticket for admission to the enclosure of the club and the other a separate ticket in respect of surcharge for local charities. Discuss whether receipts on account of surcharge is to be treated as assessee's income. बोलो भाई क्या लग रहा है? हाँ, 2 टिकटें हैं, एक है सरचार्ज जो उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन में पास करा कि भाई हम चैरिटी को देंगे, और इन्होंने एडमिशन टिकट अलग रखी। कहते हैं ये जो लेट से ये 2 रुपए है, ये 10 रुपए है, क्या करोगे जल्दी बताओ। सर ये एप्लीकेशन है, ये डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि आपका पर्सनल डिसीजन है, कोई ओवरराइडिंग टाइटल नहीं एट सोर्स। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, है ना। Mr. X is a leading advocate who has been originally reluctant, agrees to defend certain accused persons in a criminal suit on the condition that he will be provided 85,000 for a trust which he will create. X creates a public trust on receipt of 85,000. Discuss whether the sum of 85,000 will form part of taxable income. ये तो मैंने अभी करवा दिया। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक ऑफ डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन।
जो आएगा आपको इन बिग क्वेश्चंस और पेपर के एंगल से या तो सेपरेट आएगा इस पर पॉइंट पैराग्राफ, बड़े वाले क्वेश्चन में कम आता है, बट फिर भी दिस इज एन important part in the practical world as well. We are now going to be starting with a new chapter, digital transactions. आपने देखा है over the last I think 10 odd years since the time we got the BJP government, मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज्यादा आई थिंक जोर डाला हुआ है टू ट्राई एंड मेक ऑल ट्रांजैक्शंस इन इंडिया ट्रेसेबल। इसी चक्कर में आपका वो याद है आप लोगों को नवंबर के महीने में 2016 में रात को 8 बजे, और हम सबको याद होगा हम उस समय कहाँ बैठे थे जब वो पहली बार हमने सुना था मित्रों आज से 1000 और 500 के नोट खत्म। Now remember that moment changed this country's outlook towards the black economy. Now इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ऐसे सेक्शंस हैं जो डिस्करेज कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शंस को। एक बार उन लिस्ट को देखते हैं, कुछ हमने करे हुए हैं, कुछ अब हम करेंगे। हमने बिजनेस साइड में पढ़ा 48.3, बट रिमेंबर 48.3 is only applicable for expenditure allowable under 30 to 37, यानी ये सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात कर रहा। 43.1 करा हमने एक्चुअल कॉस्ट का। एक्चुअल कॉस्ट आपने कोई भी कैपिटलाइज करा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट, तो 10,000 से ऊपर आप पेमेंट करोगे, इट हैज टू बी बाय वन ऑफ द मोड्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 6 ABBA, which is your digital transactions, NEFT, RTGS, ECS, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। फिर 35 AD में हमने पढ़ा स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए भी अगर आपने डिडक्शन लेना है, इफ यू आर ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम ऑफ 115 BAC और नॉट कवर्ड बाय BAA BAB, तो 35 AD का बेनिफिट मिलता है। वहां पर भी आपको 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट करा है तो नॉन कैश मोड में होना चाहिए। फिर हमने प्रिजम्पटिव इनकम करना भी 44 AD, जहां पर ये आएगा कि जगह अगर आपने टर्नओवर है आपका छोटे बिजनेस का 2 करोड़ से कम या 3 करोड़ से कम, तो 6% तब लगेगा डीम्ड इनकम। अगर आपने नॉन कैश मोड में लिया और कैश में लिया तो 8% डीम्ड इनकम होगा। तो ये हम करेंगे। देन 43CA, 50C, 56 to 10 ये कैपिटल गेन्स के चैप्टर में आएगा। ये प्रिजम्पटिव इनकम्स हो गया। और जो हम बात करेंगे 56 to 10 में 43CA की, 50C की, हमने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट को देखनी होती है। आपको पता है गिफ्ट जब आता है 56 to 10 में, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर होगी फॉर लैंड एंड बिल्डिंग तो वो इनकम बन जाती है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की देखते हैं, तो जनरली हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट। पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन डेट और एग्रीमेंट डेट अलग है और एग्रीमेंट से पहले आपको कोई एडवांस आया इन नॉन कैश मोड, तो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट देखते हैं। तो ये अभी हम करेंगे। 80 JJAA आएगा, वेरन वर्कमैन की वेजेस होती हैं। आपको जो आपने अनस्किल्ड वर्कमैन है या जिनकी हम बोले बेसिक सैलरी 25,000 से कम है, उनको जो आप सैलरी देते हो उस पे आपको इन एडिशन टू व्हाट यू आर गेटिंग एज अ डिडक्शन इन बिजनेस एड 30% का आपको डिडक्शन मिलता है 80 JJAA में। पर वो सिर्फ तब मिलता है अगर पेमेंट आपने प्रिस्क्राइब मोड्स में करे। तो ये कुछ सेक्शंस हैं। देन व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ आर दीज सेक्शंस। एक है 269SS, एक है 269ST, एक है 269T, एक है 269SU, और एक आएगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए। Now government says, how do you convert your black money into white money? Sometimes by accepting unsecured loans. So आपको अगर बिजनेस की इनकम में सेल नहीं लेना है, आपने सेल करी है 100, चलो लैक्स की करते हैं, छोटी सेल करते हैं, या और आपने 40 लाख रुपीस इन अकाउंट लिया है और 60 लाख रुपीस आप कैश में ले रहे हो और ये आप नहीं दिखाना चाहते, यू मीन अंडर इनवॉइसिंग कर रहे हो, अंडर सेल दिखा रहे हो, तो ये हो गया आपका ऑब्वियसली ब्लैक मनी। अब इस ब्लैक मनी को खर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज हर जगह पैन देना है, हर जगह ट्रेसेबिलिटी आ रहा है। हाँ मुझे पता है अभी भी ब्लैक मनी काफी यूज हो जाता है, बिकॉज वी एज इंडियंस, आई एम टेलिंग यू, और ये मैं कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा हूँ, पर हमारा दिमाग ओवर टाइम चलता है, तो लूप होल्स अभी भी हैं, पर बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे।
और ये ब्लैक मनी को अगर आपको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, द इजिएस्ट वाज टेक अ लोन अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड लोन दिखा दीजिए कैश में, ताकि ट्रेसेबल ही ना रहे कि कहां से आया। तो ये 269 एसएस वो प्रोहिबिट करता है कि अगर आपने 20,000 या उससे ज्यादा, मोर देन इक्वल टू 20,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे इंस्ट्रूमेंट और ईसीएस प्रिस्क्राइब मोड लिया, तो जितना आपने लोन लिया इन दिस कैश मोड, सारा पेनल्टी है, सारा पेनल्टी है। देन सेक्शन 269 एसटी टॉक्स अबाउट receipts of cash in certain transactions। चलिए पहले 269 एसएस के साथ 269 टी कर लेते हैं। एसएस इज एक्सेप्टेंस ऑफ लोन, टी इज रीपेमेंट ऑफ लोन। अब आपने लोन अकाउंट पे ही चेक से लिया, पर अब आप उसको रीपे कर रहे हैं कैश में, अगेन 20,000 और मोर, तो जितना आपने रीपे करा इन कैश, सारा पेनल्टी हो जाएगा। तो ये आपकी पेनल्टीज आ जाएंगी। देन देयर इज 269 एसयू, कहता है कुछ लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, वो मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अपने बायर्स को देंगे, ताकि पेमेंट जो वो एक्सेप्ट करेंगे हैज टू बी इन द प्रिस्क्राइब मोड्स। यानी 269 एसयू कहता है कि बिजनेसेस विद टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ मस्ट कंपल्सरली मैंडेटली गिव देयर बायर्स एन ऑप्शन टू पे इलेक्ट्रॉनिक मोड से। अगर नहीं करोगे तो आपको 5,000 पर डे का पेनल्टी लग सकता है। देन वी कम टू 269 एसटी, जो एक बहुत छिपा हुआ सेक्शन है, बहुत कम लोगों को पता है, और प्रैक्टिकली अभी धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन भी बढ़ना चाहिए। अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी कि भाई जब 269 एसटी एक्ट में है तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। ये सेक्शन बहुत खतरनाक है। ये सेक्शन बात करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी, पापा ने बेटे को दिया, बेटे ने पापा को दिया, कैश में 2 लाख से ऊपर नहीं देना। 2 lakh or more in cash prohibits in a single transaction or for one event or occasion। अगर दोगे तो जितना दिया सारा पेनल्टी है। तो अगर आपने 3 लाख कैश में दिया तो बेटा 3 लाख पेनल्टी लग जाएगा। ये बड़े बड़े पावरफुल सेक्शन है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 13A लगेगा कि अगर वो 2,000 से ऊपर कोई भी अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कैश डोनेशंस एक्सीडिंग 2,000 पर डे, तो उनको वो जो है टैक्सेबल हो जाती है। आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज की डोनेशन जो आ रही है वो एग्जेंट होती है, पर अगर 2,000 से ऊपर आ रही है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। देन देयर आर सर्टेन सेक्शंस, हमने 80G करा, 80GGA करा, 80GGB एंड 80GGC। 80G में और GGA में 2,000 से ऊपर अगर आप पे कर रहे हो नॉन कैश मोड से करना पड़ेगा, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। 80G इज फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, GGA इज फॉर डोनेशन टू साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल रिसर्च, अगर आपका बिजनेस नहीं है। GGB और GGC पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यहां तो 0 से ऊपर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको नॉन कैश मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज द टोटल लिस्ट ऑफ सेक्शंस वेयर वी आर डिस्करेजिंग कैश ट्रांजैक्शंस। ये वाली हम बिजनेस में कर चुके हैं, ये वाली मैंने बोला अभी प्रिजम्पटिव इनकम में आएगा, बिजनेस का ही पार्ट है, ये कैपिटल गेन्स में आएगा, ये सारे डिडक्शंस के चैप्टर में आएंगे। पर अभी हम जो करने जा रहे हैं वो ये वाली हैं, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी कवर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू बी कमिंग। तो आइए शुरू करते हैं पहले वाला। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज 269 SU। नो 269 SU कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। ओके जी, ये वो 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शैल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। एंड ये प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स जो हैं रूल 119AA में दिए हैं उन्होंने। प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स फॉर सेक्शन 269 SU आर डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूपीआई भीमो पे एंड यूपीआई क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड, भीम यूपीआई क्यूआर कोड। यानी आपको ये वाले तरीकों से ही एक्सेप्टेंस करनी है ऑफ दीज पेमेंट्स। देन इन एडिशन टू द फैसिलिटी फॉर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हमारा आ जाता है जो आपके रूल 6ABBA में है, विच इज RTGS,
NEFT, debit cards, all of these will be covered. So rule 119A is giving additional modes of payment. भाई debit card powered by RuPay, government is encouraging RuPay क्योंकि उनका अपना credit bank है. UPIs, Bhim UPIs and QR codes जो आपके bills पे आते हैं. Being provided by such person if his total sales turnover or gross receipts as the case may be in business exceed 50 crore rupees during the immediately preceding previous year. ठीक है जी. The introduction of 269 SU is a part of the government's initiative of promotion of digital payments and cashless economy. The government is promoting low-cost digital modes of payment such as Bhim UPI, UPI QR code, Aadhaar Pay, certain debit cards, NEFT, RTGS to promote a cashless economy. Hence, the government has introduced 269 SU. अच्छा, हमारा एक पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट है 2007 का, उसमें जाके गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया कि ऐसी ट्रांजैक्शंस पे बैंक्स को बोला गया या द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर को बोला गया कि आप कोई भी चार्ज लेवी नहीं करेंगे. Merchant discount rate on the customers as well as merchants for using the methods of payment prescribed under 269 SU. क्योंकि लोगों ने बोला भाई कैश तो कैश है, पर अगर हम ऑनलाइन कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं तो वो कमीशन वगैरह लेते हैं, चार्ज वगैरह लेते हैं. तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब 269 SU में पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट हो रही है, इस पे कोई भी चार्ज बैंक्स नहीं लेंगे, और इन्होंने इस एक्ट में जाके अमेंडमेंट कर दिया. The Reserve Bank of India and the banks have to absorb the costs incurred towards these modes of payment. अब आपके पास नोट्स डिपेंडिंग करेगा कौन से प्रिंट के हैं, पर अगर फर्स्ट प्रिंट है तो उनमें शायद ये वाले पार्ट नहीं होंगे, तो आई एम पुटिंग दैट सेपरेटली है. एक सर्कुलर आया है 2020 का, सर्कुलर नंबर 12. इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है एसयू का. It says the provisions of 269 SU shall not be applied to a specified person even if turnover exceeds 50 crore if the following two cumulative conditions are met. सबसे पहला है at least 95% of the aggregate all amount received during the previous year including sales turnover gross receipts are by any mode other than cash. मतलब कम से कम 95% of the aggregate all amounts received are by mode other than cash, and the specified person is engaged in providing only B2B transactions, यानी business to business है. No transaction with the retail customer and customer, यानी ये end customer दुकानदार नहीं है. So DMart वगैरह को ये नहीं लग रहा है. We are only talking about B2B entities. Now there are two examples we will do. For example, Messrs. Mega Retail Mart Limited, operating nationwide departmental stores, reported a gross turnover of 92 crores for the previous year 24-25. The company's receipts are a mix of B2C transactions and B2B bulk supply. They currently accept NEFT, RTGS, credit cards, MasterCard, and cash. Examine the applicability of Section 269 SU for the assessment year 25-26 and advise Messrs. Mega Retail Mart on the mandatory compliance actions and potential penalties for non-compliance. ऐसा 4 नंबर का सवाल आ सकता है, आया नहीं. Now 269 SU is applicable since the total sales turnover exceeds the statutory limit of 50 crores in the immediately preceding year. यानी असेसमेंट ईयर हम बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं, इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो भाई सेक्शन तो लग रहा है. द कंडीशनल एक्सेम्पशन does not apply because the business has significant B2C retail transactions which is ETC. तो इसमें एक्सेप्शन नहीं लग रहा है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं then there is a penalty of 5,000 पर डे का पेनल्टी है. Now he says Alpha Pharma Distributors, a B2B pharmaceutical wholesale company, had a turnover of 78 crore in 24-25. Yani it is more than 50 crore in preceding year. All sales are exclusively to chemists and hospitals, B2B. An analysis of its receipts show 75 crore received via RTGS and 3 crore received in cash. Determine the compliance requirement under 269 SU. अब 78 करोड़ का कम से कम 95% मस्ट बी रिसीव्ड बाय नॉन कैश मोड्स. तो इसको चलते हैं.
देखते हैं कितना कैश में आया। यहां पर 78 करोड़ इज द टोटल रिसीट। कैश में आ रहा है 3 करोड़, सो नॉन कैश आ रहा है 75। इफ वी टेक द परसेंटेज 96.15% है, यानी 95% से ज्यादा है, तो ये सर्कुलर के एक्सेप्शन में आ गया। B2B सेल है, 95% से ज्यादा नॉन कैश मोड है, देयरफॉर इस पे 269 SU नहीं लगेगा। अब चलते हैं, जो पेनल्टी है मैंने बोला इज अंडर 271 DB एंड इट इज 5000 पर डे जब फैसिलिटी नहीं दिया गया। एग्जाम्पल करते हैं, Messrs Global Tech Retailers, a large electronics distributor, recorded a gross turnover of 135 crore in the immediately preceding financial year, यानी 50 करोड़ से ऊपर वाला कंडीशन पूरा हो गया। This figure mandates compliance with 269 SU. Due to delays in coordination with its bank, Messrs Global Tech Retailers failed to install the mandatory UPI QR code facility at its newly opened flagship store. The store became operational on July 1, 25, but the required UPI QR code facility was not installed and activated until the end of day in August 25, यानी delay हो गया। Compute the total penalty attracted under the relevant section of the Income Tax Act for this failure. अब 269 SU अप्लाई कर रहा है, 50 करोड़ से ज्यादा है, B2C सेल है, therefore वो सर्कुलर भी नहीं लगेगा। Period of default will be from July 1 to August 25, which is 56 days, and 56 days में into 5000 per day जो पेनल्टी लगेगा will be 2,80,000 under 271 DB. Completes our section 269 SU. अब चलते हैं to the next section which is 269 ST, और ये है मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस। ये सबसे आई थिंक खतरनाक सेक्शन है, एंड मैं बता रहा हूं इसका अभी बहुत ज्यादा लीगल एनफोर्समेंट शुरू नहीं हुआ है, पर जिस दिन हो गया ना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ सेक्शन। इसमें क्या कवर है देखो, कहता है नो पर्सन, मतलब नो पर्सन, ऊपर एसयू करा वो बिजनेस वालों को लगे। हमने कई 48(3) करा, हमने ऑल दी सेक्शंस करे, 43(1) करा, 35(AD) करा, बिजनेस वालों को लग रहा है, ये वाला सबको लग रहा है। नो पर्सन शैल रिसीव, रेसिपेंट को लग रहा है, एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर, तो पहले तो मोर देन इक्वल टू 2 लाख रुपया है, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। एक दिन में एक पर्सन से आपको 2 लाख या उससे ज्यादा नहीं मिल सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी एक ट्रांजैक्शन है, एक बिल है 10 लाख रुपए का, पर आपने उसकी पेमेंट 2-2 लाख रुपए लेके 5 दिन में कैश में ले ली, ये भी यहां कवर्ड हो गया क्योंकि उसने इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन कवर है। तो यहां पर 1 पर्सन 1 डे है, 1 ट्रांजैक्शन इट कुड बी मेनी डेज। In respect of transactions relating to one event or occasion from a person. This is the most amazing part. यहां पर आया शादी के फंक्शंस। अब शादी हो रही है, उसमें संगीत है, एंगेजमेंट है, फिर आपका वेडिंग सेरेमनी है, रिसेप्शन है, ये 1 इवेंट हो गया। इसकी सारी ट्रांजैक्शंस इन एग्रीगेट 2 लाख से ऊपर होगी, 2 लाख या उससे ऊपर होगी। सो दिस बिकम्स अ वेरी पावरफुल सेक्शन। और उसने बोला है अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम्स थ्रू अ बैंक और थ्रू सच अदर मोड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो हम पहले बात कर चुके हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी रिसीट बाय द गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली बैंकिंग कंपनी की रिसीट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट और कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंक में अगर आप 10 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कैश में डिपॉजिट करते हो तो ये नहीं कि बैंक को पेनल्टी लग जाएगी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट और बैंक्स को नहीं लग रही। ट्रांजैक्शंस ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन 269 SS, ये है लोन्स है, एडवांसेस है, उनके लिए अपना लिमिट है 20,000 का, वहां तो 20,000 का लिमिट है, यहां तो 2 लाख की बात हो रही। Such other persons or class of persons or receipts which the central government may by notification in the official gazette specify. तो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, बैंक रिसीव कर रहे हैं,
इन पे नहीं लग रहा है, और लोन्स और एडवांसेस पे 269 एसएस लगेगा। व्हाट इज द पेनल्टी? 271 डीए कहता है penalty for failure to comply with provisions of ST. If a person receives any sum in contravention of the provisions of 269 SC, he shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to the amount of such receipt. हम ये नहीं कह रहे कि भाई 10 लाख रुपए कैश में आया तो उसका 30% टैक्स दीजिए, 10 लाख रुपया पेनल्टी है। Provided that no penalty shall be imposable if such person proves that there were good and sufficient reasons for the contravention. चलिए शुक्र करा, एक मौका दिया है कि भाई आप इसको प्रूव तो कर सके कि भाई जबरदस्ती था इस दिन कैश लेना। Any penalty imposable under subsection 1 shall be imposed by जॉइंट कमिश्नर होता था, पर फाइनेंस एक्ट 25 ने ये चेंज करके अब ये पावर एओ को दे दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि ये पेनल्टी कौन इंपोज कर सकता है? एओ। पहले सीनियर जॉइंट कमिश्नर इंपोज करते थे, अब असेसिंग ऑफिसर कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैज इशूड अ चेक फॉर 4 lakhs to Y. The check bounced, and now Mr. Y is not willing to take another check and wants to be paid immediately in cash. Can Mr. Y be liable to penalty under 271 DA? पहली बात, by accepting cash of 4 lakhs, Mr. X has issued check to Mr. Y. तो Y recipient है, पहली बात ये चेक करना पड़ेगा, ये पेनल्टी वगैरह जो है ना recipient के ऊपर। Mr. Y can be liable for penalty for violation of conditions of 269 ST. However, if Mr. Y is able to establish that there are good and sufficient reasons, भाई उसको immediately पेमेंट करना था, ऑर्डर कैंसिल हो रहा था, फलाना ऐसा कुछ उसने प्रूव कर दिया, तो उसको पेनल्टी नहीं लगेगी। Now let's analyze the provisions. We say applicability of income tax provisions under 40A3, section 269 ST and rule 114B to cash sale of agricultural produce by agriculturalists and cultivators to traders. यानी सर्कुलर कहता है provisions of section 40A3 provide for disallowance of expenditure business admin relating exceeding 10,000 made otherwise than by account pay check draft or system. However, Rule 6DD carves out certain exceptions from the application in specific cases. आपको याद होगा कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो टू द कल्टीवेटर फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह, तो उसमें डिसअलाउ नहीं होता। In some specific and circumstances, which inter alia includes payment for purchase of agriculture produce to cultivators of such produce. Therefore, no disallowance under 48(3) can be made if the trader makes cash purchases of agriculture produce from the cultivator. तो agriculture के लिए हम एक summary कर रहे हैं। Further, 269 ST, subject to certain exceptions, prohibits receipt of 2 lakh or more otherwise than by account pay check or through bank from a person in a day, or in respect of a single transaction, or in respect of transaction relating to an event from a person. Therefore, any cash sale of an amount 2 lakh or more by a cultivator of agriculture produce is prohibited under 269 ST. Furthermore, provisions relating to quoting of PAN or furnishing number 6 under Rule 113 do not apply to the sale transactions of 2 lakh or less. तो जब हम पैन का कोटेशन करते हैं 139A की बात करेंगे, वहां पर आपको अगर इंटर से याद है, एनी ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 2 lakhs आपको पैन कोट करना पड़ता है। तो 2 लाख या उससे कम का ट्रांजैक्शन पे पैन भी कोट नहीं करना है, 2 लाख उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन पे आपको पैन भी कोट करना है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ सेल टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे भी 269 SC लग रहा है, यानी एक एग्रीकल्चर कल्टीवेटर 2 लाख से ऊपर एक पर्सन से एक दिन में एक ट्रांजैक्शन के लिए या एक इवेंट के लिए, चलो इवेंट की बात नहीं करते, पर ट्रांजैक्शन आ गई, तो अगर उसने सेल 10 लाख की करी है तो 2 लाख रुपया बाय कैश आ सकता है। ना नोटिफिकेशन नंबर दिस कहता है सेक्शन 269 ST डिपॉजिट्स मोड ऑफ अंडरटेकिंग 269 ST shall not apply to receipt by any person from an entity referred to in 1B of section 269 ST। तो एक बार देख लेते हैं 1B। हम पहले बात कर रहे हैं विल नॉट अप्लाई टू रिसीट्स बाय द बैंक, बैंक को रिसीव हुआ तो ये नहीं लग रहा। अब यहां कह रहा है, कहता है नोटिफाई किया गया है दैट द प्रोविजन ऑफ 269 ST shall not apply to receipt by a person from entity referred to in this
Thus, receipts from banks, post office or cooperative banks are not subject to 269 ST। तो आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं 4-10 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर भी आपको 269 ST नहीं लगेगा। लॉजिकल बात। He says 269 ST applies to every person who's receiving payment, whether personal or business. Now, certain illustrations. A businessman makes a payment of cash of 4 lakhs for purchase of goods made in cottage industry to Mr. Y working in a village. Now remember, in case as per rule 6DD, the payer will get a deduction as it is made to a person working in cottage industry. तो रूल 6DD की वजह से आपको डिडक्शन मिल जाएगी, परंतु रेसिपेंट के हाथ में 4 lakhs will be liable as penalty. However, if Mr. Y is able to establish that there are good and sufficient reasons for violation, he may not be penalized. तो आप ये समझ के चलो, बिजनेस साइड में तो रूल 6DD में अलाउ हो रहा है, पर 269 ST में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन किसके हैं? गवर्नमेंट को मिला, बैंक को मिला, बैंक से मिला। इन केसेस में आपको ये एक्सेप्शन आ रही है। प्लस उसने लिख दिया कि अगर आप प्रूव कर सकते हो कि देयर इज रीजनेबल कॉज फॉर टेकिंग दैट इन कैश, तो आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे। कहता है अ बिजनेसमैन मेक्स अ पेमेंट ऑफ 4 lakhs फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू मिस्टर वाई वर्किंग इन अ विलेज। अगेन प्लीज रिमेंबर, एज पर रूल 6DD उसको डिडक्शन मिल जाएगा इवन इफ इट्स इन कैश, लेकिन रेसिपेंट के लिए it will be liable as penalty under 269 ST। एंड अगेन वो रीजनेबल कॉज वाला हर बार आप प्लीज लिख आना पेपर में भी, रीजनेबल कॉज होगा तो आपको डिडक्शन, आपके हाथ में पेनल्टी नहीं लगेगा। रिस्ट्रिक्शन रिलेटिंग टू एग्रीगेट रिसीट्स इन अ डे। चलिए, a person shall not receive an amount of 2 lakh or more in aggregate from a person in a day. Thus, receipts should not exceed the limit in a day. The legal day commences at 12 o'clock midnight and continues till the same hour in the following night। यानी रात के 12 बज के 1 मिनट से लेके अगले दिन के 11:59 तक। The restriction is applicable even if different receipts are in relation to distinct transactions entered into on the same day or different dates. To illustrate, A sells to B product C for 1 lakh and subsequently during the same day or another day sells product D for 1.5 lakhs. The aggregate of receipts from B on a single day against both transactions cannot exceed 2 lakh। यानी एक पर्सन से एक दिन में 50 ट्रांजैक्शंस के लिए भी एग्रीगेट हो गया तो भी ये सेक्शन लग जाएगा। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, इसका एग्जांपल कर लेते हैं। तो ही सेज द सेव्ड क्लॉज डज नॉट रेफर टू फ्रॉम अ पर्सन। तो a person cannot receive 2 lakh or more in respect of a single transaction by impermissible modes. Even if received by impermissible modes is not made in a day and is made over a number of days, it would still be a tainted receipt। पर यहां पर उसने a person नहीं लिखा है, पर he says even if receipt is from different persons so long as it is in respect of a single transaction। क्या एग्जांपल हो सकता है? He says the recipient ought not to receive 2 lakh or more। To illustrate, suppose A has sold goods to B. If C offers to make a payment to A on behalf of B, then this payment would also be covered by the restriction। तो उसने यहाँ a person नहीं, A ने B को बेचा, पैसा C ने दे दिया, तो भी A के हाथ में ये रिस्ट्रिक्शन लगेगा 2 लाख रुपए का। बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्शन है ये। Mr. X has sold goods worth 2.5 lakhs to Mr. Y, who has paid in cash जून 11 को 80,000, जून बी को 1 लाख। कैन मिस्टर सी एक्सेप्ट द बैलेंस इन कैश? वाई ने जो पेमेंट करी है उसको बिजनेस के खर्चे पे 40A3 लगेगा। वाई के एंगल से अलग देखेंगे, उसको भी खर्चा डिसला हो सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसने जून 11 को 80,000 करा, ऑब्वियसली 10,000 से ज्यादा है, उसको भी डिसला हो गया। जुलाई 20 को 1 लाख करा, वो भी डिसला हो गया, तो क्यों करेगा? पर चलिए 1 मिनट के लिए कर दिए। अब मिस्टर एक्स को पेनल्टी लगेगी, यहां तो नहीं लग रही, यहां तो नहीं लग रही, पर अब अगर वो 70,000 कैश में ले लेता है तो भाई उसको अब पेनल्टी लग जाएगी। He cannot collect more than 19,999 in cash from Y since the aggregate of receipts over period has to be considered and this is for one transaction। तो सर अगर 70,000 एक बार कैश में ले लिया तो पेनल्टी कितना लगेगा? 70,000, पूरा 2.5 लाख, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन का एग्रीगेट अमाउंट लेना। So the recipient will have to maintain proper records as well।
Now, it says restriction in respect of transactions relating to one event or occasion from one person. This restriction refers to transactions in plural. Hence, even if there are multiple transactions relating to one event or occasion from a person, they would be covered under the restriction. The term event has been specified as something that occurs in a certain place during a particular event of time or interval of time. Occasion has been explained as a special or important time, event, ceremony, celebration, etc. Mr. X is organizing the Sangeet and the marriage functions for Mr. Y's daughter's marriage. He accepts, तो ये wedding planner है, 1,50,000 for Sangeet and 3 lakh for marriage in cash. It may be argued that Sangeet and marriage are separate events, but the occasion may be argued to be the same. Interpretational issues might arise, but keeping in view the intention of legislature, a total of 450 should be treated as accepted for one occasion और पूरा का पूरा पेनल्टी लग जाएगा. चलिए दो और करते हैं. Purchase of 3 lakhs against one bill on 1/1/25. Payment made 10,000 per day for 10 days and 2 lakh on the 11th day. All payments have been made in cash. तो हम पेयर के एंगल से बात करें और पेई यानी रेसिपेंट के एंगल से बात करें. अब यहां ये समझ के चलो कि पेयर के एंगल से 10,000 पर डे, सो 10 दिन में 10,000 तो कितना हो गया 1 लाख प्लस 2 लाख उसने पे करा है ऑन 11th डे. तो पहली बात इसके लिए 1 लाख रुपया तो टेक्निकली अलाउ हो रहा है, पर 2 लाख रुपया अलाउ नहीं होगा. नाउ पेई के लिए बिकॉज इट इज फॉर वन ट्रांजैक्शन, therefore 3 lakhs is penalty. कोरिलेट हो गया ना. चलिए एक और करते हैं. X Limited made a payment of 3 lakhs in cash as advance for purchase of raw material on 1/3/25, but he received the goods on 1/5/25. चलिए जब एडवांस पेमेंट करा बेटा तो आपने बिजनेस साइड में डिडक्शन तो लिया ही नहीं होगा क्योंकि अभी तो खर्चा ही नहीं हुआ है. पर जब आपने यहां पर परचेज करा है, और इसके बारे में हमने बात करी थी, इवन परचेजेस मेड इन सब्सिक्वेंट ईयर जहां एडवांस पिछले साल दिया था एंड इट इज मोर देन 10,000, तो इस पे 40A3 का वायलेशन हो रहा है, तो अगले साल भी आपको अलाउ नहीं होगा. एंड रिसिपेंट के हाथ में इन द ईयर 24-25 जिस साल रिसीव हुआ 3 लाख रुपया पेनल्टी बन जाएगा. तो आपको मैंने दोनों के एंगल से एक बार समझा दिया है. अब चलेंगे अगले पे थोड़े से ब्रेक के बाद. लेट्स डू द नेक्स्ट वन.